तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हिमरोज मिल्की आइस एकेडमी में। हम लोग गांधी और भगत सिंह पे हम लोगों का डिस्कशन चल रहा है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि भगत सिंह की सजा बरकरार रही। उनके पिता ने प्रिवी काउंसिल में अपील की उनके फांसी की सजा लाहौर केस में जो हुई थी उसके लिए, लेकिन उस अपील को 11 फरवरी को खारिज कर दिया गया। यानी जो अंतिम रूप से अपील का एक जरिया था कि वहां से अपील करके उनकी सजा को कम कराया जा सकता है या सजा को माफ कराया जा सकता है, उस अपील को कर दिया खारिज। अब पूरे भारत के लोगों की निगाह सिर्फ एक जगह टिकी हुई थी, वह टिकी हुई थी गांधी इरविन वार्ता पे। लेकिन इसके बावजूद सभी लोग जानते थे, पूरे भारत के लोग जानते थे कि गांधी जी और भगत सिंह की जो विचारधारा है बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विरुद्ध है। जहां गांधी जी अहिंसा के कड़े पुजारी थे, वहीं भगत सिंह अपने विचारों में हिंसा को शामिल करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी पूरे भारत की निगाह इस बात पर टिकी हुई थी कि शायद गांधी जी यह प्रयास करेंगे कि भगत सिंह की सजा को कम कराया जा सके या उसे टाला जा सके। अच्छा, एक तरफ यह था कि गांधी जी के ऊपर निगाहें तो टिकी हुई थी, लेकिन पूरे भारत के लोग यह भी जानते थे कि वही गांधी जी हैं जिन्होंने हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। चौरी चौरा कांड में हिंसा होता है, असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का, स्थगित करने का निर्णय गांधी जी ले लेते हैं, जबकि इनके इस निर्णय का विरोध व्यापक स्तर पर हुआ था। कई सारे नेताओं ने गांधी जी के इस निर्णय का विरोध किया था, लेकिन गांधी जी अपने बात पर अडिग रहे कि चौरी चौरा में हिंसा हुआ है, जब हिंसा हुआ है तो हम आगे इस आंदोलन को नहीं ले जा सकते। ये बात भी सभी लोग जानते थे। इस वजह से लोगों की निगाहें गांधी पर तो टिकी हुई थी, लेकिन इसके बाद भी वो संकालू दृष्टि से गांधी को देख रहे थे, क्या गांधी जी भगत सिंह के लिए कोई प्रयास करेंगे या नहीं करेंगे। आज हम लोग पूरे इस लेक्चर में इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि गांधी जी ने प्रयास किया या नहीं किया, अगर प्रयास किया तो क्यों किया, कैसे किया, और लास्ट में हम लोग यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि गांधी जी का जो प्रयास था वह पर्याप्त था या नहीं था। चलिए एक एक चीजों को हम लोग समझते चलते हैं। देखिए, भगत सिंह की फांसी की जो सजा रही प्रिवी काउंसिल से खारिज होगी 11 फरवरी 1931 को। किसने अपील की थी प्रिवी काउंसिल में? इनके पिताजी ने अपील किया था, लेकिन यहां से खारिज हो जाता है और उनकी सजा को बरकरार रखा जाता है, यहां से हो जाता है खारिज। इस बीच भगत सिंह जेल में थे और जेल में इन्होंने कई सारे लेख लिखे। भगत सिंह के कई सारे लेख छपते हैं इस दौरान जेल में रहते हुए, और इस लेख में भगत सिंह ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कई बार अपने विचारों से झलकता था कि भगत सिंह अपनी सजा को माफ करवाना नहीं चाहते थे। सीधा सा मतलब था कि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि फांसी की सजा माफ हो। एक्चुअल में भगत सिंह चाहते थे कि फांसी की जो सजा है वो बरकरार रहे, उन्हें फांसी दी जाए। ध्यान रखिएगा, भगत सिंह के विचारों से सीधे सीधे नजर आता है कि इन्हें फांसी दिया जाए। उसके पीछे भगत सिंह के कुछ उद्देश्य थे। उन्होंने भी अपने लेख में बताया कि हमें सजा माफी की जरूरत नहीं, हमें सजा दी जानी चाहिए, और उसके पीछे भगत सिंह का एक बड़ा उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? तो एक्चुअल में भगत सिंह का मानना था, उनका उद्देश्य था कि हमारे फांसी से एक बड़ा बदलाव होगा पूरे भारत में। जो भारत के युवा है एक नए बलिदान की तरफ आगे बढ़ेंगे। इन्हें लगता था कि हमारे बलिदान से भारत के युवाओं में बलिदान की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, और इसीलिए मानते थे कि क्रांति को एक नई दिशा मिलेगी। उन्हें मानता है कि जो क्रांतिकारी विचारधारा है, जो क्रांतिकारी विचारधारा की शुरुआत हुई भारत में अंग्रेजों के खिलाफ, उसको एक नई ताकत मिलेगी, नई ताकत मिलेगी। ध्यान रखिएगा। और इनका मानना था भगत सिंह की हमारी वीरता से प्रेरित होकर जो भारत के युवा हैं उनके अंदर एक उत्साह जागेगा, उनके अंदर एक ताकत जागेगी। वो भारत को आजाद कराने और न्यायपूर्ण समाज स्थापित करने का वो जी जान से प्रयास करेंगे। यही भगत सिंह का उद्देश्य है। उनके लेखों में, कई लेखों में ये बातें बड़ी स्पष्ट होता है कि वो सजा माफ करवाने के फेवर में कभी थे ही नहीं कि हमारी सजा माफ हो जाए। दूसरी चीज ये भी था कि भगत सिंह के लिए जब गांधी जी के प्रयास होते हैं तो भगत सिंह खुद नहीं चाहते थे कि गांधी जी उनकी सजा को माफ कराते, यानी सजा माफी का श्रेय वो गांधी जी को भी नहीं देना चाहते थे, और उसके पीछे भी भगत सिंह का एक उद्देश्य था। मैं आगे बताऊंगा, पहले यहां देखते हैं। तो एक चीज समझ में आ गया कि भगत सिंह के जितने भी लेख है जो पत्र पत्रिकाओं में छपे, उन लेखों से सीधा सा मतलब था कि वो फांसी की सजा के खिलाफ नहीं, तो चाहते थे कि फांसी हो जाए, और उनके पीछे का उद्देश्य यही था कि क्रांतिकारी विचारधारा को नई ताकत मिलेगी, और जो भारत के युवा हैं इनके बलिदान से प्रभावित होकर के उनके अंदर भी एक नई ऊर्जा, नई जागृत होगी, और ये देश को आजाद कराने में तेजी से आगे बढ़ेंगे, नए उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, इसी बीच 17 फरवरी से गांधी इरविन वार्ता शुरू होता है। 17 फरवरी 1931 को गांधी और इरविन के बीच वार्ता की शुरुआत होती है, बातचीत शुरुआत होती है गांधी और इरविन। पिछले लेक्चर मैंने बताया था कि 26 जनवरी
1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया था। 5 मई 1930 से वो जेल में बंद थे, दांडी यात्रा निकालते हैं, उसके बाद आंदोलन जब शुरू होता है, उस आंदोलन के बाद से गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है। 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को रिहा किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि देश का माहौल थोड़ा अच्छा बनाया जाए और जो वार्ता है संवैधानिक सुधारों को लेकर के, उस वार्ता को आगे बढ़ाया जाए। और ये वार्ता अंततः शुरू होती है गांधी जी और इरविन के बीच, शुरू होती है 17 फरवरी 1931 को यह वार्ता शुरू होती है। इस वार्ता में लोग क्या चाहते थे? भारत के लोग चाहते थे कि गांधी जी इस वार्ता में एक शर्त रख दें कि वार्ता तभी होगी जब इस शर्त को पूरा किया जाए। और शर्त क्या था कि भगत सिंह और साथियों की जो फांसी की सजा है उसे माफ कर दिया जाए, फांसी की सजा माफ कर दिया जाए या रुकवा दिया जाए, दोनों चीजें था, या तो सजा माफ हो या फांसी की सजा को अभी कुछ दिन के लिए रोक दिया जाए। ये भारत के लोगों की मंशा थी कि गांधी जी बातचीत तभी करें जब इस शर्तों के साथ बातचीत करें, लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं करते। गांधी जी ने कहा कि एक्चुअली में 17 तारीख से बातचीत शुरू होती है, ये बातचीत शुरू हो जाता है। लोगों की ये डिमांड थी कि गांधी जी ऐसा शर्त रखें, तो गांधी जी इस बात का जवाब अपने लेख के द्वारा यंग इंडिया में करते हैं। यंग इंडिया में एक लेख लिखते हैं गांधी जी, और उन्होंने इस लेख के माध्यम से अपना पक्ष रखा। इन्होंने कहा कि हमारी जो बातचीत होने वाली है वायसराय से, एक्चुअल में ये हिंदुस्तानियों के अधिकारों के लिए, ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तानियों के अधिकारों के लिए बातचीत करने जा रहे हैं। अधिकारों के लिए कौन से अधिकार? संवैधानिक सुधारों की बात हो रही थी, हिंदुस्तानियों को क्या राइट दिए जाएंगे। इसीलिए गांधी जी ने बोला कि एक्चुअल में ये बातचीत हिंदुस्तानियों के अधिकारों के लिए है। अगर हम इसमें कोई शर्त शामिल कर देंगे कि ये बात तभी होगी, इसका सीधा सा मतलब होगा कि ये बातचीत हो जाएगी, खंडित हो जाएगी। ये बातचीत, जो बातचीत होने वाला है वो बातचीत जोखिम में पड़ जाएगा। इस वजह से गांधी जी चाहते थे कि कोई शर्त न रखा जाए। एक्चुअल में ये बात पूरे हिंदुस्तान का है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों का है, इसलिए ऐसी शर्तें न शामिल की जाए। क्या वजह था कि गांधी जी शर्त नहीं शामिल करना चाहते थे? इसका जवाब भी आपको आगे मिलेगा। आखिर कौन सी ऐसी वजह थी कि गांधी जी इसे शर्त के रूप में शामिल नहीं करना चाहते थे कि मैं शर्त ऐसा रखूं? उन्होंने कहा, यंग इंडिया में उन्होंने व्यापक एक बड़ा सा लेख लिखा और इन सभी बातों का जवाब दिया कि ये अधिकार जो मूल उसकी आत्मा है, उनके लेख का जो मूल चीजें हैं यही कि हिंदुस्तानियों के अधिकारों के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। उसमें शर्त अगर रखेंगे तो ये बातचीत जोखिम में हो जाएगी, और जिन अधिकारों को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए हमें और लंबा संघर्ष करना होगा, या हो सकता है कि अधिकार मिलने में और टाइम लगेगा। इसके बाद क्या होता है, देखिए 18 फरवरी, बातचीत 17 से शुरू होता है, 18 फरवरी 1931 का दिन है। 1931 का दिन है। इस दिन जो है कि इरविन से बात करते हुए गांधी जी ने पहली बार, फर्स्ट टाइम ध्यान रखिए, औपचारिक रूप से इरविन से बात करते हुए गांधी जी ने भगत सिंह और साथियों की फांसी की सजा, भगत सिंह और साथियों के फांसी की सजा, साथियों की फांसी की सजा को रोकने के लिए भावुक तरीके से इरविन से कहते हैं, भावुक अपील करते हैं। ध्यान रखिएगा, पहली बार गांधी जी ने इरविन से भगत सिंह के फांसी और उनके साथियों की फांसी की सजा को रोकने के लिए इरविन से बात करते हैं और बहुत ही भावुकाना अपील, संवेदनशील अपील करते हैं कि इस फांसी की सजा को अभी रोक दिया जाए, अभी देश का माहौल सही नहीं। लेकिन ये बातचीत करने के दौरान गांधी जी ने कहा था कि एक्चुअल में ये हमारी अनौपचारिक बातचीत है, हमारे इस बातचीत का ये हिस्सा नहीं है। ये बातें, ये मैं सिर्फ आपसे आम जनता की भावनाओं का सम्मान करने के लिए, आम जनता की भावनाओं को देखते हुए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप इस पर विचार करिए। और उस समय इरविन ने कहा था कि मैं आपके इन बातों पर गंभीरता से विचार करूंगा। ध्यान रखिएगा, गंभीरता से विचार करूंगा, गंभीरता से विचार करूंगा, विचार करूंगा। गांधी जी ने कहा कि मौजूदा जो हालात है देश में, पूरे देश के लोगों की निगाहें भगत सिंह और उनके साथियों पर टिकी हुई है। अगर इस समय फांसी दिया जाता है तो देश का माहौल खराब हो सकता है। जब देश का माहौल खराब होगा तो हमारी जो बातचीत चल रही है वो बातचीत भी टूट सकता है। गांधी जी ने नैतिक रूप से यह दबाव भी बनाने का प्रयास किया इरविन के ऊपर कि अगर बातचीत जो चल रहा है, हमारी जो बातचीत हो रही है, बातचीत भी टूट सकता है। इसलिए देश के माहौल को देखते हुए बेहतर होगा कि मानवीय आधार पर हम भगत सिंह के फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोक दें। यहां बातें हो रही थी कि सजा को रोक दिया जाए। गांधी जी ये नहीं कह रहे थे कि सजा माफ कर दिया जाए या बदल दिया जाए उनको। उन्होंने कहा कि अभी माहौल ठीक नहीं है, देश का माहौल और बिगड़ सकता है, इसलिए सजा को रोक देना चाहिए। यहां पे अच्छा एक चीज और निकल करके आता है कि कहते हैं कि गांधी जी का जो अपील था
इस वजह से भी था कि अगर अभी भगत सिंह को फांसी की सजा होती है तो जो नए युवा है वो मानने वाले नहीं है, वो फिर से बंदूक और पिस्तौल की राजनीति करना शुरू कर देंगे और हिंसा को बढ़ावा मिलेगा। गांधी जी नहीं चाहते थे कि हम हिंसात्मक तरीके से आगे बढ़ें। इस वजह से गांधी जी का मानना था कि अच्छा होगा, बेहतर होगा, ये हमारे लिए फायदा होगा अगर हम रोकेंगे इन सब चीज़ों को। अगर फांसी की सजा रुक जाती है तो युवाओं के सामने भी एक नया आदर्श जाएगा कि अहिंसक तरीके से भी चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। इरविन ने तो कह दिया ठीक है मैं विचार करूंगा। वहां इरविन ने कोई भी बात गांधी जी के नेगलेक्ट नहीं की कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता है। इरविन ने कह दिया कि मैं इस पर गंभीरता से विचार करूंगा और आपको फिर जवाब दूंगा। आगे बढ़ते हैं, यहां तक की चीजें होगी 18 फरवरी की। अब देखें गांधी और इरविन की जब वार्ता चल रही थी तो इस वार्ता का एक बहुत बड़ा आलोचक था जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, विंस्टन चर्चिल। गांधी और इरविन के वार्ता का बहुत ही कटु आलोचक था विंस्टन चर्चिल, और इसी चर्चिल ने गांधी को अर्धनग्न फकीर जैसी उपाधि, अपमानजनक टिप्पणियां की थी गांधी को लेकर के। जब ये वार्ता चल रही थी विंस्टन चर्चिल था इंग्लैंड में, और वहां से वह जो है कि बहुत ही मुखर आलोचना कर रहा था इस वार्ता की, बहुत ही मुखर आलोचना कर रहा था इस वार्ता की। और इसने कई सारी बातें की, बोले कि ये विश्वासघात है, कपटी है, ऐसे वार्ताओं को उसने कई इरविन के ऊपर खूब जो है कि आक्षेप लगाए। तो देखिए कौन कर रहा था आलोचना? चर्चिल कर रहा था, चर्चिल कर रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद, इन आलोचनाओं और समालोचनाओं के बावजूद गांधी इरविन वार्ता होता है 5 मार्च 1931 को बातें हो जाती हैं। ध्यान रखिएगा 18 फरवरी को गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी की सजा को रोकने के लिए इरविन से अनौपचारिक बातचीत की, मानवीय आधार पर अपील किया कि इस सजा को रोक दिया जाए। अभी उन्होंने संवेदनशीलता दिखाते हुए देश की माहौल का हवाला देते हुए इवन की इरविन के ऊपर एक नैतिक दबाव, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाने का प्रयास किया कि अगर सजा नहीं रुकती है तो बातचीत बिगड़ सकता है, माहौल बिगड़ सकता है और हमारी जो बातचीत चल रही है वो बातचीत भी टूट सकता है। इरविन ने इन सब चीजों को सुनते हुए, देखते हुए गांधी जी से कह दिया कि मैं इस पर विचार करूंगा, और अंततः 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हो जाता है। लेकिन इस समझौते में कहीं भी भगत सिंह, उनके फांसी को लेकर के कोई चीजें स्पष्ट रूप से लिखित रूप में नहीं आई। समझौते की कुछ शर्तें हैं, उसे जान लीजिए जो आपकी एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। पहला था गांधी जी, यानी जो गांधी जी की तरफ से जो बातें, जो इरविन के द्वारा जो मानी गई बातें, कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस की बातें जो इरविन के द्वारा मानेगी। पहला तो कहा गया कि जो राजनीतिक कैदी हैं उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसे कैदियों को नहीं जो हिंसा में लिप्त पाए गए, उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। तो सिर्फ राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की बात की। दूसरा था कि जो भारतीय हैं वो समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं। पहले नमक बनाने का राइट नहीं था, तो इरविन यह बात मान गए कि ठीक है, जो भारतीय लोग हैं वो समुद्र के किनारे, इन्हें नमक बनाने का अधिकार होगा। तीसरा यह कहा गया कि जिन लोगों ने भी आंदोलन के दौरान, दांडी यात्रा उसके बाद के आंदोलनों के दौरान जिन लोगों ने भी त्यागपत्र दिया है, जिन जिन पदों से त्यागपत्र दिया है, उन्हें बहाल कर दिया जाएगा। और यह बातें भी इरविन मान जाता है कि सभी लोगों को बहाल किया जाए। उसके बाद किया गया कि कई सारे लोगों की अंग्रेजों ने संपत्तियां जब्त की थी। गांधी जी ने ऐसा रखा कि जो जब्त की गई संपत्ति है वो उन्हें वापस कर दिया जाएगा, तो जब्त की गई संपत्ति भी वापस कर दिया गया। दूसरा कहा गया कि जो कांग्रेस है, इरविन की तरफ से बातें कही गई कि जो कांग्रेस है वो ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। ये बातें भी मान ली गई कि कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। तीसरा कहा गया कि जो गांधी के द्वारा मांग की जा रही थी कि आंदोलन के दौरान जो ज्यादतियां की गई हैं पुलिस के द्वारा, उसकी जांच की जाए। इरविन ने बोला कि ये जांच नहीं की जाएगी। गांधी जी ने मान लिया कि ठीक है, पुलिस ज्यादती की जो मांग है जांच करने की, वो जांच नहीं करेगी। इसके अलावा कहा गया कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा कांग्रेस के द्वारा। गांधी जी ने यह बात मान लिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा। और तीसरी बातें की गई कि कांग्रेस की तरफ से गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, तो गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पे पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से किसी ने भाग नहीं लिया था, गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने को तैयार होते। अब ये हो गया 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हो गया। इसकी भी प्रतिक्रिया आती है खुल करके, जिसमें नेहरू निराशा जगाते हैं। क्या प्रतिक्रिया थी गांधी इरविन समझौता की? नेहरू की तरफ से निराशा, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की बातें नहीं की गई थी। पूर्ण स्वराज की छोड़िए, इस समझौते में डोमिनियन स्टेट की भी बातें नहीं की गई थी। इस वजह से नेहरू ने इस पर निराशा व्यक्त किया, जबकि गांधी जी का कहना था कि इसमें दोनों लोग फायदे में। गांधी जी ने कहा कि दोनों पक्ष विजयी हुए, इसमें कोई न जीता है न कोई हारा है, दोनों के दोनों विजयी हो गए। इसके अलावा जो मार्क्सवादी थे, मार्क्सवादियों ने भी इसकी आलोचना की कि गांधी जी ने समझौता कर लिया, हजारों श्रमिकों के जो है कि भरोसे को, हजारों श्रमिकों के जिंदगियों को दांव पे लगा करके उन्होंने
समझौता कर लिया। सबसे बड़ी आलोचना जो करता है इसका चर्चिल करता है, ध्यान रखिएगा, विंस्टन चर्चिल। गांधी इरविन समझौते के बाद चर्चिल बहुत बड़ी आलोचना करता है और चर्चिल कहता है इरविन को कि इन्होंने गांधी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। चर्चिल इरविन का विरोधी था, विपक्षी पार्टी का था। तो चर्चिल इरविन की आलोचना करता है, कहता है कि इरविन ने गांधी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और यहीं पे चर्चिल नहीं रुकता है और आगे बढ़ता है और गांधी के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी करता है। ध्यान रखिएगा, अपमानजनक टिप्पणी करता है, अपमानजनक टिप्पणी करता है। कहता है क्या चर्चिल? कहता है कि मिडिल टेम्पल से पढ़े हुए, गांधी जी यहीं से पढ़े थे, मिडिल टेम्पल से पढ़े हुए एक वकील और पूर्वी देशों में जाना माना चोला ओढ़े हुए फकीर, बोलता है जाना माना चोला ओढ़े हुए फकीर या फकीर सा चोला ओढ़े हुए, ऐसे कहता है, फकीर सा चोला ओढ़े हुए वकील। ये कहते हैं कि मिडिल टेम्पल से, चर्चिल कहता है कि मिडिल टेम्पल से पढ़ा हुआ एक राजद्रोही, वकील नहीं बोलता बल्कि इनको राजद्रोही बोलता है, मिडिल टेम्पल से पढ़ा हुआ एक राजद्रोही और पूर्वी देशों में फकीर सा चोला ओढ़े हुए एक वकील, ऐसे बोलता है, एक वकील। मिस्टर गांधी को अर्धनग्न अवस्था में वायसराय महल की सीढ़ियों से चढ़ते हुए देखना चिंताजनक है। ये बातें कही थी विंस्टन चर्चिल ने गांधी इरविन समझौता जो होता है उसके जो है कि प्रतिक्रिया के रूप में। ध्यान रखिए, देखिए इसके अलावा चर्चिल ने इस समझौते को बोला कि यह कपटी समझौता है, विध्वंसकारी समझौता है, विध्वंसकारी समझौता है। इसके अलावा बोलता है कि कट्टरपंथी समझौता है। इस प्रकार की बातें करते हैं। कम्युनिस्ट जो थे उन्होंने भी इसकी आलोचना किया, नेहरू ने भी आलोचना किया। सिर्फ गांधी जी बोलते हैं कि दोनों पक्ष विजय हुए, बाकी लगभग सभी लोग यहाँ पे आलोचना होते हैं। और कम्युनिस्टों ने कहा कि गांधी जी ने साम्राज्यवादियों के पक्ष में श्रमिकों, किसानों और क्रांतिकारी नौजवानों के लिए आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसी बातें कहेगी। कहने का मतलब यह है कि सभी लोग इसकी आलोचना करते हैं। अब आइए, ये सारी बातें होगी। गांधी इरविन समझौता हो गया। फांसी को लेकर के जो बातें थी मैंने बताया कि औपचारिक बातचीत नहीं हुई, कोई लिखित रूप से नहीं हुआ, शर्त के रूप में शामिल नहीं किया गया। अनौपचारिक बातचीत होती है, अनौपचारिक बातचीत होती है। 18 फरवरी को होती है गांधी और इरविन के मध्य। अनौपचारिक बातचीत में गांधी जी नैतिकता, संवेदनशीलता और मानवीय आधार पर फांसी की सजा रुकवाने की बातें कही थी। अब बढ़ते हैं आगे। यहां तक तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब आइए मुख्य बिंदु पर कि अंदर की क्या बातें थी। एक लेखक है बी.एन. दत्ता, बी.एन. दत्ता। उन्होंने किताब लिखा है गांधी एंड भगत सिंह। इस किताब में ये बताते हैं कि गांधी इरविन वार्ता के दौरान जब गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी की सजा रुकवाने की चर्चा जब मानवीय आधार पर किया इरविन से, तो इरविन गांधी की बात को मान जाते हैं और बहुत ही गुप्त तरीके से तैयार हो जाते हैं कि हम भगत सिंह की फांसी की सजा को रुकवा देंगे। लेकिन यह जो बात है, यह बात किसी तरीके से लीक हो जाती है कांग्रेस कमेटी के कुछ लोगों के पास पता चल जाती है। बात धीरे धीरे लीक होने लगती है कि भगत सिंह की फांसी की सजा रुक जाएगी और यह लीक होते होते बात पहुंच जाती है ब्रिटिश नौकरशाही के पास। भारत में जितने ब्रिटिश अधिकारी थे उनके पास पहुंच जाती है और उस ब्रिटिश अधिकारियों ने जब ये पता चला कि इरविन भगत सिंह की फांसी की सजा को रुकवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं या चाहते हैं, रोकने के प्रयास कर रहे हैं, तो उन नौकरशाहों ने इरविन के ऊपर दबाव बनाया कि अगर भगत सिंह की सजा, उनके साथियों की सजा अगर रुकती है तो सभी नौकरशाह इस्तीफा दे देंगे और इरविन नौकरशाहों के दबाव में आ जाते हैं और इस वजह से इरविन असमर्थ हो जाते हैं कि हम जो है भगत सिंह और साथियों की सजा को रोक दें। बहुत बड़ी बात कही है बी.एन. दत्ता ने और ये बातें बहुत हद तक सही भी मानी जाती है। उसमें से कुछ नाम आते हैं कि किसी व्यक्ति को पता चला, जैसे होता नहीं है कि ये बातें गांधी जी इरविन के बीच हुई, किसी खास व्यक्ति को पता चला, उसने उनको बताया, उसने उनको बताया, धीरे धीरे कांग्रेस के बाकी सदस्यों को पता चला और वहीं से बात ब्रिटिश नौकरशाह के पास भी पता चलती है और नौकरशाह तुरंत जो है कि इस बात को लेकर के कड़ाई से टाइट हो जाते हैं कि अगर ऐसा होता है तो हम लोग रिजाइन देंगे और इरविन इस दबाव में आ जाते हैं, ब्रिटिश नौकरशाही के दबाव में आ जाते हैं। एक चीजें तो बातें होगी। इसके अलावा अच्छा, यहां तक बातें भी देता। फिर कहा जाता है कि भगत सिंह की फांसी की सजा 23 मार्च को हुई थी। इससे 4 दिन पहले गांधी जी फिर से इरविन को एक पत्र लिखते हैं 19 मार्च को। क्यों पत्र लिखा गया? क्योंकि इरविन ने गांधी जी को कहा था कि हम इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। तो 4 दिन पहले गांधी जी पुनः इरविन को पत्र लिखते हैं और इस पर विचार करने की बातों से अवगत कराते हैं। यहां पे इरविन कहता है कि मैंने बहुत विचार किया लेकिन ऐसा कोई आधार नहीं मिल रहा है जिससे हम फांसी की सजा को रोक दें या कम कर दें।
इरविन ने सीधे सीधे बोला कि ऐसा कोई आधार मिल ही नहीं रहा है, हम किस आधार पे इस सजा को कम कर दें या इस सजा को रुकवा दें। इवन की कहा जाता है कि गांधी जी ने यह भी कहा कि हमसे उन क्रांतिकारियों ने वादा किया है कि यदि फांसी की सजा रुक जाती है तो हम आगे हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे। हालांकि यह बात गांधी जी ने अपने तरफ से कही थी, भगत सिंह उनके साथियों ने बातें नहीं कही थी। जब बात भगत सिंह को पता चलता है तो भगत सिंह इस बात का खुलेआम खंडन करते हैं कि मेरा ऐसी कोई मंशा नहीं। लेकिन गांधी जी उनके सजा को रुकवाने के लिए बात यहां तक इरविन से कह देते हैं कि अगर ये सजा रुक जाती है तो आगे वो कभी भी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन जब ये बात भगत सिंह को पता चलती है तो भगत सिंह हालांकि खंडित कर देते हैं, लेकिन यहाँ इस गांधी के इस प्रयास को नकारा नहीं जा सकता कि गांधी जी अपनी ही तरफ से भले सही लेकिन सजा को रुकवाने के लिए उन्होंने इस प्रकार की भी बातें कही थी। इसी दौरान 20 मार्च उनकी सजा करीब था, तो 20 मार्च को सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली में एक जनसभा किया और जनसभा में इस बात की मांग की कि भगत सिंह और साथियों की सजा को तुरंत माफ कर देना चाहिए। कौन? सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने भी इस बात का। इसी प्रकार इरविन अपनी आत्मकथा फुलरेंस ऑफ डेथ में लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, इरविन की आत्मकथा है, इरविन की आत्मकथा फुलनेस ऑफ डेथ, फुलनेस ऑफ डेथ। इसमें इरविन ने साफ साफ लिखा है कि गांधी जी ने उनसे कहा कि यदि सजा माफ नहीं होता है तो देश का माहौल खराब हो सकता है। अगर इसकी सजा को नहीं रोका गया तो हमारे जो समझौते हैं वो भी टूट सकते हैं। इसके जवाब में इरविन लिखते हैं कि गांधी जी के इस जवाब में उन्होंने कहा कि कोई ऐसा आधार मिल ही नहीं रहा है मेरे पास कि मैं भगत सिंह की सजा को रोक दूं। सीधे सीधे इरविन ने मना कर दिया कि कोई आधार उपलब्ध ही नहीं हो पा रहा है, किस आधार पे इस सजा को रोक दूं, किस आधार पे इस सजा को मान लूं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि भले ही गांधी जी भगत सिंह से सहमत नहीं थे, उनके तौर तरीकों से, हिंसा के रास्तों से सहमत नहीं थे, लेकिन असहमत होते हुए भी गांधी जी ने पूरा प्रयास अनौपचारिक रूप से ही किया। 2 बार प्रयास किया, 2 बार प्रयास किया, अनुरोध किया इरविन से, प्रयास किया मानवीय आधार पर, नैतिकता के आधार पर, लेकिन इरविन ने इन्हें मना कर दिया। इरविन ने साफ मना कर दिया। सिर्फ 2 ही बार नहीं, बल्कि जिस दिन भगत सिंह को फांसी होनी थी 23 मार्च को, उस दिन भी गांधी जी ने इरविन को एक पत्र लिखा। 23 मार्च को भी गांधी ने इरविन को एक पत्र लिखा और उस पत्र में गांधी जी ने कहा कि ये शांति के लिए आखिरी अपील आपसे है कि अभी भी सजा को रोक दिया जाए। गांधी जी ने कहा कि मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप सजा माफ कर दीजिए, लेकिन जो फांसी की डेट है इस डेट को और टाल दिया जाए, फांसी की सजा को और रोक दिया जाए, और भारत के शांति के लिए मैं आपसे आखिरी अपील कर रहा हूं। इसके बाद भी इरविन ने इनकी बातों से इनकार कर दिया और फिर से इरविन ने वही बात कही कि कोई आधार हमें नहीं मिल रहा है कि मैं इनकी सजा को रोकूं। अब सवाल उठता है कि आगे बढ़ते हैं हम लोग, इधर भगत सिंह की बात किया जाए तो इधर दूसरी तरफ भगत सिंह कतई नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ हो, वो चाहते ही नहीं थे कि हमारी सजा माफ हो। भगत सिंह फांसी को चूमने के लिए बिल्कुल तैयार थे और बहुत ही मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, बहुत खुशी खुशी वो चाहते कि फांसी को चूम ले। तो भगत सिंह उनके साथी बिल्कुल चाहते ही नहीं थे, समझे, कतई नहीं चाहते थे, ध्यान रखिएगा, कतई नहीं चाहते थे कि उनकी फांसी की सजा को रोक दिया जाए। उन्हें पता था कि अगर हमारी फांसी की सजा रुकी तो हमारे जो उद्देश्य हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे, जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वो स्टॉप हो जाएंगी, रुक जाएंगे। इस वजह से भगत सिंह का मानना था कि हमारे कुछ पवित्र उद्देश्य हैं और उस पवित्र उद्देश्य के लिए अगर हमें जान भी देनी होगी तो हम जान देंगे। और उन्हें पता था कि इस पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति हमारे जान जाने में ही मिलेगी, हमारे बच जाने में नहीं मिलेगी। इस वजह से भगत सिंह उनके साथी कभी चाहे नहीं कि इनकी सजा को कम कर दिया जाए या इनकी सजा को रोक दिया जाए। ठीक, दूसरी तरफ आइए, गांधी जी और अंग्रेजों का क्या मन था वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जब हम अंग्रेजों की बात करते हैं तो अंग्रेज गांधी जी के अहिंसक आंदोलन की तो बात करते थे, अहिंसक आंदोलन की बात वो करते थे, इस पे चर्चा होता था जितनी भी गांधी जी ने आंदोलन किया, लेकिन भगत सिंह के हिंसक आंदोलन पे वो बात करना गवारा ही नहीं समझते थे। हिंसक आंदोलन पे कुछ तैयार ही नहीं थे कि कोई बात किया जाए। गांधी जी का जो भी अहिंसक आंदोलन है उस पर अंग्रेज तैयार थे कि हम बात करेंगे, आइए समझौता होगा मिल बात करके। लेकिन भगत सिंह का जो हिंसक आंदोलन था उस पर वो तैयार ही नहीं थे किसी प्रकार की बातचीत को लेकर के। यही वजह था कि गांधी इरविन समझौते में, हालांकि गांधी जी
हिंसा के खिलाफ थे, इस वजह से उन्होंने नैतिक आधार पर अपील किया। लेकिन अंग्रेज तैयार ही नहीं थे कि हम इस पे बात करेंगे, हम यहाँ बात कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि यह आंदोलन शुरू हो जाएगा तो इसका कोई और छोर नहीं है। लेकिन इनके बारे में लगता था कि इस आंदोलन की कुछ लिमिट्स है, कुछ सीमाएं हैं, इस वजह से अंग्रेज यहाँ तो बात करने के लिए तैयार थे, लेकिन यहाँ पे बात करने के लिए अंग्रेज बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। एक तरफ मानना था गांधी जी का कि अगर भगत सिंह को फांसी की सजा होती है तो भगत सिंह का जो विचार है युवाओं को प्रभावित करेगा, तेजी से प्रभावित करेगा। युवा प्रभावित होंगे भगत सिंह से, तो जो युवाओं को अहिंसा का पाठ गांधी जी पढ़ा रहे थे वो सारी युवा की तरफ बढ़ जाएंगे, हिंसा की तरफ बढ़ जाएंगे। और गांधी जी हिंसा के खिलाफ हैं, तो वो चाहते थे अहिंसक तरीके से आंदोलन चले, अहिंसक तरीके से आजादी को प्राप्त करे। तो एक वजह यह भी था गांधी जी का कि बार बार प्रयास कर रहे थे कि फांसी की सजा को रोक लिया जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि इससे हिंसा को बढ़ावा मिलेगा तेजी से। और दूसरी तरफ भगत सिंह चाहते थे कि हमारी फांसी हो जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता था कि हिंसा के रास्ते पर चल के ही हम आजादी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे कुछ क्रांति उद्देश्य हैं, पवित्र उद्देश्य हैं, जो क्रांति के माध्यम से ही प्राप्त होंगे। इस वजह से भगत सिंह चाहते थे कि हमारी फांसी की सजा न रुके, हमें फांसी हो जाए, ताकि फिर क्रांतिकारी गतिविधियां जो युवाओं में घुसेगी तो उसी के माध्यम से हम आजादी को प्राप्त करेंगे। लक्ष्य एक था, दोनों चीजें था। एक चीज और, अच्छा आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। 30 मार्च को 7:30 बजे शाम को आनंद फानन में भगत सिंह को फांसी की सजा दे दी जाती है। अब क्या प्रतिक्रिया होती है? गांधी जी ने प्रयास कितने किए हम लोगों ने देख लिया। 2 बार प्रयास किया फांसी के एक दिन, 3 बार कुल मिलाकर उन्होंने प्रयास किया। मानवीय आधार पर, नैतिक आधार पर वो प्रयास करते रहे। गांधी जी का मानना था कि फांसी की सजा रुक जाए ताकि देश का माहौल ठीक हो जाए, जो युवा हैं वो अहिंसक रास्ते पे बढ़े। इस वजह से गांधी जी और प्रयास कर रहे थे। दूसरी तरफ भगत सिंह का मानना था कि युवा क्रांति की तरफ बढ़े, उनका जो पवित्र उद्देश्य है वो क्रांति के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। इस वजह से वो फांसी की सजा रुकवाना नहीं चाहते थे। भगत सिंह का खुद अपना पर्सनल व्यू था कि फांसी की सजा हमारी न रुके। अंग्रेजों की बात करेंगे हम कि अंग्रेजों का क्या व्यू था। एक पॉइंट और मैं आगे डिस्कशन करूंगा कि उसमें अंग्रेज क्या चाहते थे उसको लेकर के, फांसी की सजा को लेकर। 23 मार्च 7:30 बजे फांसी की सजा हो जाती है। एक राइटर यशपाल क्रांतिकारी भी थे, उन्होंने भी किताब लिखा है, यशपाल। इसी प्रकार एक थे मम्मथ नाथ गुप्त, मम्मथ नाथ गुप्त, और एक है भगत सिंह के जीवनीकार, उनका नाम है भगत सिंह के जीवनीकार, उनका नाम है G.S. देवल। ये जो लोग हैं इनका मानना है कि गांधी जी ने बेहतर प्रयास नहीं किया, बेहतर प्रयास नहीं किया, कि भगत सिंह को बचाने के लिए जो प्रयास गांधी जी को करने चाहिए थे वो प्रयास इन लोगों ने, गांधी जी ने नहीं किया। सॉरी, किसका मानना है? यशपाल क्रांतिकारी थे, उन्होंने आंदोलन लिखा, किताब लिखा, सॉरी, मम्मथ नाथ गुप्त। और भगत सिंह के जीवनीकार हैं G.S. देओल। और इसी में एक और है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जिनका नाम है जो है कि A.G. नूरानी। इनका निष्कर्ष ये है कि गांधी जी को जितना समुचित प्रयास करना चाहिए था उतना प्रयास नहीं किया, इसलिए ये गांधी जी के प्रयासों से नाखुश दिख रहे। दूसरी तरफ बात करते हैं हम लोग, कुछ और लोग हैं, जैसे एक राजनेता है प्रेम भसीन, पट्टाभी सितारमैया। इनका जो निष्कर्ष है कि गांधी जी ने वह हर संभव प्रयास किया जितना हो सकता था। तो दोनों लोगों के दो राय हैं। कुछ लोगों की राय है कि गांधी जी ने समुचित प्रयास नहीं किया, कुछ लोगों का मानना है कि गांधी जी ने वह सभी प्रयास किए जो किया जा सकता था, यानी सभी प्रयास जो किया जा सकता था। इसी में एक और है अनिल नौरिया, ये इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के वकील थे और लेखक भी, पट्टाभी सितारमैया और प्रेम भसीन। इन लोगों का मानना था कि गांधी जी ने वो सभी प्रयास किया जो किया जाना चाहिए था। अब इससे इतर हम लोग आते हैं कि निष्कर्ष हम लोगों का क्या होगा। सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया, क्या प्रयास किया गया, क्या प्रयास नहीं किया। निष्कर्ष में तौर पे हम लोग क्या देखते हैं? तो निष्कर्ष देखा जाए तो, सच कहा जाए तो अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि इनकी सजा को माफ किया जाए। क्यों? सीधा सा मतलब था कि अंग्रेज यह संदेश भारत के युवाओं को नहीं देना चाहते थे कि कोई युवा हमारे अधिकारों को गोली मार दे और हम उसे माफ कर दें। आज सोचिए कि आज के दौर में, वर्तमान दौर में, वो तो ब्रिटिश पुलिस थी, जो हमारी पुलिस थी नहीं, हमारे देश की पुलिस थी नहीं, हमारे ऊपर थोपी गई पुलिस थी। आज की जो अपनी पुलिस है,
जो हमारे टैक्स से तनख्वाह लेती है, अगर आज भी आप किसी पुलिस अधिकारी को मार दीजिए, किसी अधिकारी को मार दीजिए, तो आज की वर्तमान पुलिस भी आपको बचाने का प्रयास नहीं करेगी, आज आपको छोड़ेगी नहीं वो। तो वो ब्रिटिश पुलिस थी, हम उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो छोड़ देगी और वो युवाओं को संदेश देगी कि आप हमारे अधिकारी को मारिए और हम छोड़ देंगे। तो इसका सीधा सा मतलब साफ साफ है कि जो अंग्रेज है, जो ब्रिटिश पुलिस है, वो सजा माफ करके यह संदेश नहीं देना चाहे थे कि कोई भी हमारे अधिकारी को मारे और बच जाए। तो पहली चीज कि ब्रिटिश पुलिस ऐसा संदेश नहीं देना चाहती, ध्यान रखिएगा, अंग्रेज। एक पॉइंट निष्कर्ष में कि ब्रिटिश पुलिस यह संदेश नहीं देना चाहती कि हमारे अधिकारी को मारिए और आप छोड़िए। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि भगत सिंह और उनके जो साथी थे वो खुद नहीं चाहते थे कि हमें कोई रियायत मिले। भगत सिंह और साथियों की जो खुद की मंशा थी, वो खुद भी नहीं चाहते थे कि हमारी सजा माफ हो जाए। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, भगत सिंह और साथी माफी मांगने के खिलाफ थे, वो किसी तरीके की रियायत नहीं चाहते थे कि उन्हें रियायत दिया जाए। ठीक। तीसरा, ये हम लोगों का एक निष्कर्ष हो गया। इस निष्कर्ष से यह तो स्पष्ट है कि पहले ही अंग्रेजों ने तय कर लिया था कि इन्हें फांसी देना है। इस वजह से तमाम जो प्रयास हो रहे थे उन प्रयासों को नेगलेक्ट कर दिया जाता था। ट्रिब्यूनल गठित किया गया, उससे पहले सुनवाई के दौरान मैंने बताया कि इन लोगों की बातों को, शिकायतों को सुनने के बाद खारिज कर दिया जाता था। तो अंग्रेजों ने पहले से ही यह तय कर लिया था कि हमें इन्हें फांसी देना है। ये बातें बिल्कुल स्पष्ट है, तय है कि फांसी की सजा अंग्रेजों ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि इन्हें फांसी ही देना है। तो मैंने बताया कि 3 मत यहां निकल करके सामने आता है। एक मत क्या? गांधी जी का मत। गांधी जी का मत ये चाहते थे कि फांसी की सजा रुक जाए या माफ हो जाए, फांसी की सजा रुक जाए। स्पष्ट है क्यों चाहते थे, क्योंकि क्रांतिकारी आंदोलन से गांधी जी भी कहीं ना कहीं भयभीत थे। इन्हें लगता था कि अगर फांसी दे दी जाएगी तो जो अंग्रेज सोच रहे हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियां रुक जाएंगी, वो रुकेगी नहीं। क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ेंगी, तेज हो जाएंगी। अंग्रेज इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं जिस बात को गांधी जी समझ पा रहे थे। दूसरी तरफ भगत सिंह और साथियों का मत था कि हमें फांसी की सजा दी जाए, कोई रियायत न दी जाए। क्यों फांसी की सजा दी जाए? क्योंकि इनके जो पवित्र उद्देश्य हैं, जो क्रांति की बातें कर रहे हैं, न्यायपूर्ण समाज की बातें कर रहे हैं, उन्हें लगता था कि हमारे विचार तभी लोगों तक पहुंचेंगे जो भारत के नए युवा हैं, हमारे बलिदान से उनके अंदर जोश आएगा, जज्बा आएगा और हमारे पवित्र उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्रांति का रास्ता अपना करके आगे बढ़ेंगे। और तीसरा, मैंने बताया कि अंग्रेजों का यहां मसला था कि अंग्रेज चाहते थे कि किसी भी तरीके से फांसी की सजा न रुके, क्योंकि अगर फांसी की सजा रोकी जाती है या इनकी सजा को माफ किया जाता है तो भारत के युवाओं में एक मैसेज जाएगा कि हम अंग्रेज अधिकारी को मार भी दिए, फांसी की सजा भी रुक गई। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये चाहेंगे कि अब और मारा जाए, छूट दिया जाएगा। तो ऐसा संदेश बिल्कुल भी अंग्रेज नहीं देना चाहते थे। तो इसका सीधे सा मतलब आप देख रहे हैं कि अंग्रेजों की जो बातों से सीधे से स्पष्ट है कि पहले ही तय हो गया था कि अगर आपने मारा है तो आपको सजा होगी। तो पहले ही फांसी की सजा निश्चित कर दी गई थी, पहले से ही सोच लिया गया था अंग्रेजों द्वारा कि इनको फांसी की सजा दी जाएगी। अब है अंतिम प्रश्न, 5-6 मिनट और लगेगा, देख लीजिए, पूरा चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। अब अंतिम प्रश्न ये है कि क्या गांधी जी भगत सिंह की फांसी की सजा रोकने के ताकत रखते थे, रोकने की ताकत रखते थे या सक्षम थे? गांधी जी फांसी की सजा रोकने में सक्षम थे। जैसा कि हम कहते हैं कि गांधी जी चाहते तो रुक जाता। इसका सीधा सा मतलब जब हम ये कहते हैं कि अगर गांधी जी चाहते तो फांसी की सजा रुक जाती, इसका सीधा सा मतलब हम गांधी जी को उतना सक्षम मानते थे कि गांधी जी अगर प्रयास कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो यह भी एक प्रश्न बनता है, ज्वलंत प्रश्न बनता है कि क्या वाकई में सक्षम थे? जब हम लोग इसकी बातें करते तो हम पाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान नहीं थे। गांधी हो या इरविन, सर्व शक्तिमान नहीं थे। कौन? न तो गांधी सर्वशक्तिमान थे और न ही इरविन सर्वशक्तिमान थे। दोनों के ऊपर कुछ दायित्व थे, कुछ लिमिटेशन थे। गांधी के ऊपर क्या लिमिटेशन था, ध्यान रखिए। जब गांधी की बात करते हैं, अच्छा ये बातें किसने कही? ये बातें देखिए निकल करके आती है कि इसमें BN दत्ता लिखते हैं, जो गांधी ने भगत सिंह लिखते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों सर्वशक्तिमान थे, सर्वशक्तिमान नहीं थे, सॉरी, दोनों के ऊपर कुछ सीमाएं थी। जहां गांधी की बात किया जाए तो गांधी राजनैतिक नैतिकता से बंधे हुए थे, राजनैतिक नैतिकता से बंधे थे।
राजनीतिक नैतिकता मतलब गांधी जी के कुछ राजनीतिक आदर्श थे कि हम इन्हीं आदर्शों पे चलेंगे, जैसे अहिंसा हो गया, हिंसा नहीं करना, बातचीत के माध्यम से चीज़ों को सुलझाना, ये सारी चीज़ें राजनीतिक नैतिकता से जुड़ा हुआ था। जो लोग हिंसा में शामिल हुए हैं, गांधी जाहिर सी बात है कि उनके लिए सशर्त रूप से बातें नहीं कर सकते थे, जैसा कि गांधी अरविंद समझौता में, क्योंकि मामला हिंसा का था, मर्डर का था, इस वजह से गांधी जी ने शर्त नहीं रखा, क्योंकि वहाँ पूरे हिंदुस्तानियों को देखना था। लेकिन उन्होंने मानवीय आधार पर चीज़ों को कहा, तो एक राजनीतिक नैतिकता से गांधी बंधे हुए थे। इरविन की बात किया जाए तो इरविन भी बंधा हुआ था, एक तो ब्रिटिश नौकरशाही से बंधा हुआ था, वहीं इंग्लैंड की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उससे भी बंधे हुए थे, ताकि उसी सिस्टम के साथ इनको चलना था। तो ब्रिटिश राजकीय व्यवस्था से बंधे हुए थे, तो दोनों लोगों सर्वशक्तिमान नहीं थे। इरविन चाहते कि हम सजा माफ कर दे, तो भी इरविन की कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि माफी कर दे। मैंने बताया कि बीएन दत्ता ने स्पष्ट तौर पर लिखा कि इरविन एक बार सहमत भी हुए, तैयार भी हो गए, लेकिन जो ही बात ब्रिटिश नौकरशाही को पता चली, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो हम त्याग पत्र देंगे। जैसे कि आज यदि किसी डीआईजी की हत्या कर दी जाए, पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी जाए, और उसमें से कोई पुलिस अधिकारी का जो हेड है वही बचाने का प्रयास करे, तो बाकी के पुलिस अधिकारी दबाव बनाएंगे कि अगर ऐसा होता है तो हम लोग रिजाइन देंगे, काम नहीं करेंगे। पुलिस अधिकारी दबाव में आ जाएगा क्योंकि अपने लोगों की बात सुनेंगे। यहाँ इरविन भी ब्रिटिश नौकरशाही की बात, क्योंकि प्रशासन यहाँ पे चलाना है, सब चीजें कंट्रोल करना है। अगर अपने ही लोग अनकंट्रोल हो जाएंगे तो फिर यहाँ पे शासन कैसे चलाएंगे? तो इरविन कहीं ना कहीं इस दबाव में भी थे। कहा जाता है कि जो है कि कई सारे बड़े अधिकारियों ने इन्हें धमकी दी थी कि अगर ऐसा होता है तो हम तुरंत रिजाइन देंगे। उसके ऊपर ब्रिटिश जो राज व्यवस्था है, जो सिस्टम है वहां, उससे भी बधे हुए थे। गांधी को मैंने बताया कि इनके अंदर जो राजनीतिक नैतिकता थी उन चीजों से बधे हुए थे कि बहुत ज्यादा शर्त, राजनीतिकता मतलब इसी वजह से इन्होंने शर्त नहीं रखा बातचीत का, कि छोड़ेंगे तभी बातचीत होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इन्होंने बातें की, प्रयास किया कि बच जाए, लेकिन शर्त के तहत इन्होंने बातें नहीं की कि ऐसा होगा तभी होगा। एक जो है कि मानवीय आधार पर, नैतिकता के आधार पर इन्होंने ये बातें की। इसी प्रकार लंदन के एक वरिष्ठ पत्रकार है जिनका नाम है रॉबर्ट बर्नेस। इन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि इरविन के ऊपर ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी का बहुत दबाव था। ये उस दौरान यहीं पे थे, रॉबर्ट बर्नेस सारी घटनाओं को कवर कर रहे थे। तो इन्होंने भी अपनी किताब में लिखा है कि जो इरविन थे वो ब्रिटिश नौकरशाही के बहुत ही बड़े दबाव में थे। दूसरी तरफ मैंने कहा कि गांधी जी भगत सिंह के मामले में कोई नैतिक आधार खोज रहे थे कि जिससे शर्त रखी जाए, सहारा लिया जाए, लेकिन कोई नैतिक आधार मिल नहीं रहा था क्योंकि मर्डर किया गया है। हालांकि मानवीय आधार पर, नैतिकता के आधार पर कह रहे थे कि देश का माहौल ठीक नहीं है, लेकिन भगत सिंह को प्रॉपर वे में बचाने के लिए कि नहीं, इन्हें सजा नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई बेस मिल ही नहीं रहा था। गांधी जी को जानते थे कि इस मामले में कोई भी आधार नहीं है, इस वजह से इन्होंने शर्त की बातें नहीं की। हालांकि प्रयास अपने स्तर से इन्होंने किया, लेकिन कोई ऐसा बेस नहीं मिला था जिससे कहा जाए कि नहीं, नहीं होना चाहिए, शर्त रखा जाए। इस वजह से गांधी जी यहाँ पे थे। दूसरी तरफ था कि जो इरविन था, मैंने बताया इरविन के ऊपर भी जो पुलिस के पूरे अधिकारी थे उनका बहुत दबाव था। बहुत ही कठिन परिस्थिति में इरविन भी था कि पुलिस अधिकारियों का पूरा दबाव था यहाँ पे, है ना, पुलिस अधिकारियों का दबाव था यहाँ पे। तो इस वजह से इरविन भी कहीं न कहीं मजबूर था कि इन चीजों को किया जा सके, झेला जा सके। तो इस प्रकार हम लोगों को दोनों प्रश्नों का जवाब मिल जाता है कि एक तो क्या था, ये गांधी जी भी पूरी तरीके से सर्वशक्तिमान नहीं थे, सक्षम नहीं थे। दूसरी तरफ निष्कर्ष भी मैंने बताया कि भगत सिंह खुद नहीं चाहते थे कि जो है कि हमारे फांसी की सजा रुके, और पहले अंग्रेजों ने पहले से ही तय कर लिया था कि अगर इन्होंने हमारे अधिकारी को मारा है तो इन्हें फांसी देना है। बस एक प्रक्रिया चल रही थी, पहले से ही सबको डिसाइड था। उम्मीद है तीनों लेक्चर मिला करके देखेंगे इस सीरीज के तो आपके पूरे जवाब मिल जाएंगे। चाहे मेंस या इंटरव्यू में जहां भी पूछा जाएगा, आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं, लिख सकते हैं, समझा सकते हैं। तो थैंक यू। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा मेरा लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।